अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रेगनेंसी के पहले 3 माह में कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं और उनके लिए क्या एहतियात ज़रूरी है। प्रेगनेंसी का वैसे हर महीना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहले 3 महीने प्रेगनेंसी के बहुत नाजुक होते हैं, क्योंकि इन 3 महीनों में आपके बच्चे का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक मकान बनाते हैं हम, उस मकान के लिए हम प्रॉपर एक बेस रेडी करते हैं कि जितनी अच्छी बेस होगी उतनी ही अच्छी बिल्डिंग बनेगी। इसी तरह से आपके बच्चे का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले 3 महीनों में बिल्कुल रेडी हो जाता है और नेक्स्ट ऑनवर्ड आपकी बॉडी ने इसी इंफ्रास्ट्रक्चर से एक 3.5 kg का बच्चा रेडी करना है। तो अगर कोई भी खराबी इस लेवल पर होगी तो इट मीन्स आपके बच्चे की ग्रोथ अफेक्ट होगी और आपकी प्रेगनेंसी एक सेहतमंद प्रेगनेंसी नहीं होगी। लिहाजा आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है कि आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन कौन से रिस्क फैक्टर हो सकते हैं और इसके लिए क्या एहतियात ज़रूरी है। अब सबसे पहली चीज़ जो हम मिस करते हैं वो है चेकअप, यानी कि हमारे यहाँ बहुत कॉमनली कहा जाता है कि अर्ली प्रेगनेंसी में किसी किस्म की चेकअप की ज़रूरत नहीं होती। फॉलिक एसिड का इतना रुझान है कि हर दूसरा बंदा आपको आके बता रहा होता है कि सिर्फ फॉलिक एसिड लेना है, इसके अलावा आपको किसी और चेकअप की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने पेशेंट को कंसीव करने से पहले भी चेकअप का रिकमेंड करती हूँ कि आप कंसीव करने से पहले यानी बेबी प्लान करने से पहले भी आप अपना एक गायनी चेकअप लाजमी करवाएं, ताकि अगर आपको किसी किस्म की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है या किसी किस्म का हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आप उसको पहले ही कवर कर लें, अनटिल एंड अनलेस कि आप प्रेग्नेंट होने के बाद अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को कवर करें। प्रेगनेंसी के पहले 3 माह आपने फॉलिक एसिड का इस्तेमाल लाजमी करना है। फॉलिक एसिड ना सिर्फ माँ के लिए ज़रूरी है बल्कि आपके बच्चे के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आपने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड का इस्तेमाल नहीं किया तो इट मीन्स आप अपने बच्चे की ग्रोथ को एक रिस्क पर लेके जा रही हैं, क्योंकि फॉलिक एसिड ना सिर्फ माँ के लिए ज़रूरी है बल्कि बच्चे के लिए भी ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में आपके बच्चे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाता है कि आपके बच्चे ने आगे कैसे ग्रो करना है। फॉलिक एसिड आपके बच्चे को इस दौरान किसी भी किस्म की अबनॉर्मेलिटी से महफूज रखता है, लिहाजा आपने अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉलिक एसिड का इस्तेमाल ज़रूर करना है और अपनी डाइट में भी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है जहाँ से आपको आयरन और फॉलिक एसिड अच्छी मिकदार में मिले। दूसरी चीज़ जो आपने अवॉइड करनी है वो आपने अपनी प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किसी भी किस्म का आयनाइजिंग रेडिएशन टेस्ट यानी कि एक्सरे या सीटी स्कैन नहीं करवाना, क्योंकि आयनाइजिंग रेडिएशन आपके बच्चे के लिए ख़तरनाक होती है, क्योंकि इस दौरान आपके बच्चे के अज़ाब बहुत नाजुक होते हैं और ये रेडिएशन आपके बच्चे के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। तो लिहाजा आपने किसी भी किस्म का आयनाइजिंग रेडिएशन टेस्ट, सीटी स्कैन, एक्सरे, MRI आपने नहीं करवाना। अब अगर आपको प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किसी भी किस्म का कोई इन्फेक्शन होता है या आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसके लिए आपको मेडिसिन की ज़रूरत है तो आपने खुद से किसी भी किस्म की दवाई नहीं लेनी, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान हर किस्म की दवाई आपके लिए नहीं होती। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो हम प्रेगनेंसी में नहीं ले सकते क्योंकि उसका असर आपके बच्चे की ग्रोथ पर हो सकता है, और कुछ दवाइयाँ आपके लिए इतनी हार्मफुल हो सकती हैं कि उससे आपके मिसकैरेज का खतरा भी बढ़ जाता है। कुछ फीमेल ऐसी होती हैं जिनकी वो छोटी उम्र में शादी हो जाती है और उनकी बच्चादानी बहुत कमज़ोर होती है, तो लिहाजा इस रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए आपकी गायनी डॉक्टर आपको कुछ इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करेंगी जो आपने अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लगवाने हैं, ताकि आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट मिले और मिसकैरेज का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाए। कुछ मरीज ऐसे होते हैं कि उनका फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान ब्लड ज़रूरत से ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, तो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हमें ब्लड थिनर यानी कि ब्लड को पतला करने के लिए दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, क्योंकि इस दौरान बच्चे को भी ब्लड की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी के माँ को। लिहाजा अगर बच्चे को प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना जा रही हो तो ये बच्चे के लिए और बच्चे की ग्रोथ के लिए काफ़ी हद तक खतरनाक साबित हो सकता है। तो लिहाजा हमें नॉर्मल रूटीन से हट के कुछ ऐसी अदवायात शामिल करनी पड़ती हैं जो आपकी प्रेगनेंसी को सिक्योर करती हैं। तो लिहाजा आपने अपना ये 3 महीनों में अपने रूटीन विजिट डॉक्टर के पास लाजमी करने हैं। पहले 3 माह में बच्चे की ग्रोथ के साथ साथ एक ऐसा अजाब भी बन रहा होता है जिसको हम प्लेसेंटा
یعنی آمل کہتے ہیں۔ یہ آمل اور پلیسنٹا اس کی گروتھ 5 مہینے میں مکمل ہوتی ہے، لیکن 3 مہینے کے اندر اس کا ایک پراپر انفراسٹرکچر ریڈی ہو جاتا ہے۔ آنے والے 9 مہینوں تک اسی آمل کے تھرو آپ کے بچے کو خوراک جاری ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کی آمل میں کسی بھی طرح کا بلڈ کلوٹ آ جائے تو یہ بچے کی گروتھ کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کا بچہ اپنی نیوٹریشن اسی کے تھرو لے رہا ہوتا ہے، تو جتنا یہ آمل مضبوط ہوگا اتنا ہی آپ کے بچے کے لیے اچھا ہوگا۔ پریگنینسی کے پہلے 3 ماہ بہت ضروری ہوتے ہیں۔ ویسے تو پریگنینسی کا ہر مہینہ ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے، لیکن جس خاتون کی پہلے 3 مہینے اچھے سے گزر جاتے ہیں اس کی باقی پریگنینسی بھی کافی حد تک سموتھلی گزر جاتی ہے، کیونکہ پریگنینسی کی کمپلیکیشن موسٹلی پہلے 3 مہینے میں ہی ظاہر ہو جاتی ہیں، جیسے کہ بچے کا کمزور بننا، بچے دانی کا کمزور ہونا، بچے کا ٹیوب میں بننا یا ارلی مسکیریج یا بلیڈنگ۔ تو یہ کچھ ایسی کمپلیکیشنز ہیں جو حمل کے پہلے 3 مہینے میں ہی کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن آپ نارملی جنرل چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی، تو اس لیے اس کا پتہ آپ کو بعد میں چلتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے اپنا چیک اپ ان 3 مہینوں میں لازمی کروانا ہے اور اپنے روٹین وزٹ کو لازمی اٹینڈ کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ اپنی پریگنینسی پلان کریں۔ پریگنینسی پلان کرنے سے پہلے اپنا ایک ڈاکٹر وزٹ لازمی کریں، اور اس کے بعد جیسے ہی آپ کی پریگنینسی کنفرم ہوتی ہے تو آپ اپنے روٹین وزٹ اپنے ڈاکٹر سے پلان کروائیں، اور اسی حساب سے آپ نے اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔